योर मनी दिवाली स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। दिवाली का मौका है और ऐसे में मां लक्ष्मी की आप पर असीम और निरंतर कृपा बनी रहे तो क्या बात है। आज हमारे दिवाली स्पेशल एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप म्यूचुअल फंड के जरिए अपनी समृद्धि की शुरुआत कर सकते हैं, कैसे कमाएं शानदार रिटर्न, किन फंड में निवेश से मिलेगा मोटा मुनाफा और पोर्टफोलियो में सोने का क्या महत्व है। और इन सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत रुस्तगी और आनंद राठी, फाइनेंशियल सर्विसेज के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स और डायरेक्टर और हेड फिरोज अजीज। आप दोनों का इस शो पर स्वागत है। अपने वित्तीय सपनों को पूरा करने के लिए बेहद जरूरी है सही प्लानिंग, यानी आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। दिवाली के इस पावन अवसर पर अगर आप अपने निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं तो आज हम आपको बताएंगे एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के गुरु मंत्र। तो हेमंत, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। यहाँ पर म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश एक बेहतरीन जरिया होता है। अगर इस दिवाली कोई निवेशक इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहता है, वो भी म्यूचुअल फंड के जरिए, तो कैसे वो शुरुआत हो और क्या क्या औपचारिकताएं होती है म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए? देखिए कविता, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जिस भी इन्वेस्टर ने अभी तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया, मुझे लगता है दिवाली बिल्कुल सही मौका है कि इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को अपनाएं, क्योंकि इसमें इन्वेस्ट करने के बहुत सारे फायदे हैं। अगर हम ज्यादातर इन्वेस्टर का अपना पोर्टफोलियो देखें हमारे देश में, तो उनका जो रुझाव है वो ज्यादातर जो ट्रेडिशनल ऑप्शंस हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट्स हैं, बैंक फिक्स डिपॉजिट हो गए, कंपनी फिक्स डिपॉजिट, बॉन्ड, डिबेंचर्स, वहां पे रहता है। वो इसलिए रहता है क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे सेफ्टी है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वहां पे एक तो रिटर्न कम मिलता है, दूसरा जो रिटर्न है उनके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। अगर आप टैक्स नहीं भी पे करते तो भी आपका रिटर्न इतना कम है कि लॉन्ग टर्म में आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स के लिए कि वो ऐसी ऑप्शंस को देखें जहां पे मार्केट रिलेटेड रिटर्न मिले। और इंपॉर्टेंट चीज जानना यह भी है इन्वेस्टर्स के लिए कि जिन ऑप्शंस को वो सेफ समझते हैं और जिन ऑप्शंस को वो इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि गारंटीड रिटर्न मिलते हैं, वहां भी आजकल मार्केट रिलेटेड रिटर्न है। जैसे आप जानते हैं, हर साल स्मॉल सेविंग स्कीम्स की जो रिटर्न आपको इंटरेस्ट जो मिलता है वो अनाउंस किया जाता है। जब आप बैंक में इन्वेस्ट करते हैं तो उस समय पे क्या इंटरेस्ट रेट है वो आपको मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि हर समय पे आपको एक ही रिटर्न मिलता है। तो मुझे लगता है म्यूचुअल फंड एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है, उसमें इन्वेस्ट करने के बहुत सारे फायदे हैं। अगर हम किसी इन्वेस्टर की बात करें, उनको मेन कंसर्न होता है कि सेफ्टी का। एक तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है वेरी वेल रेगुलेटेड इंडस्ट्री है। रेगुलेशंस बताते हैं म्यूचुअल फंड क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, किस तरह से एनईवी कैलकुलेट होगी, किस तरह से वैल्यूएशन होगी, पूरी ट्रांसपेरेंसी है यहाँ पे। तो एक तो ये सेफ्टी है इन्वेस्टर्स के लिए। दूसरी सेफ्टी है उसके स्ट्रक्चर के अंदर। म्यूचुअल फंड में एक स्पॉन्सर है और उसके नीचे एक ट्रस्ट है या ट्रस्ट कंपनी है और वो अपॉइंट करती है एएमसी को। तो अगर प्रोमोटर को कुछ हो भी जाए, फाइनेंशियली अगर वो स्टेबल ना भी हो बाद में, तो भी किसी भी हालत में वो इन्वेस्टर्स के पैसे को हाथ नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले तो एक ये समझ लें कि बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। दूसरा, अगर हम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में देखें, किसी भी एसेट क्लास में आप इन्वेस्ट करना चाहें, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे डेट हो, चाहे गोल्ड हो, बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास हैं। ज्यादातर फंड जो है वो ओपन एंडेड फंड है, लिक्विडिटी में आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि जो भी इन्वेस्टर, जैसा मैंने पहले कहा, जिन्होंने म्यूचुअल फंड को नहीं देखा है वो देखे। इसमें जैसा मैंने कहा इन्वेस्ट करने के बहुत फायदे हैं। प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपका पैसा मैनेज करते हैं, बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास है, ट्रांसपेरेंसी है, उनमें इन्वेस्ट करना बहुत आसान है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी इन्वेस्टर को अगर शुरुआत करनी हो तो बहुत ही सिंपल सरल तरीका है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। फिरोज, लेकिन फॉर्मेलिटीज की अगर हम बात करें तो कैसे एक निवेशक म्यूचुअल फंड ले सकता है, किस तरह की फॉर्मेलिटीज होती हैं, खासतौर से केवाईसी के नॉर्म्स यहाँ पे क्या कहते हैं? एक्चुअली जैसे हेमंत जी ने कहा, बहुत फायदे हैं। और आपने जैसे पूछा है कि क्या रिक्वायरमेंट होती है इन्वेस्ट करने की, ये एक्चुअली काफी सिंपल हो गया है क्योंकि ये बहुत मासेस के लिए बना गया है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5000 एसआईपी में करो तो उससे छोटा होता है, तो लॉजिस्टिकली बहुत इजी होता है इन्वेस्ट करना। एक होता है ऑनलाइन, दूसरा होता है ऑफलाइन। केवाईसी जो नॉर्म्स है वो दोनों में अप्लाई होती हैं। जो ऑनलाइन ऑप्शन होता है उसमें केवाईसी आपको ऑनलाइन करनी पड़ती है। केवाईसी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं बहुत बेसिक रहते हैं, जैसे पैन कार्ड हो गया, एक एड्रेस प्रूफ हो गया, एक आईडी प्रूफ हो गया। जो बहुत सारे ऑप्शंस हैं उसमें से 2-3 लगते हैं और एक केवाईसी का फॉर्म लगता है और एक फोटोग्राफ लगता है। अगर आप ये फिल कर दें और ऑनलाइन भी कर दें तो आपकी केवाईसी हो जाएगी। अगर एक बार केवाईसी कर लें तो वो सेम केवाईसी आपके अगले काफी सालों तक के वो निवेश के वो काम आ सकती है। सो केवाईसी एक लगती है, बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट है। अगर आप ऑफलाइन करें तो एक फॉर्म और एक चेक लगता है
और अगर आप रेकरिंग इन्वेस्टमेंट करना चाहें, जो मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहें, इतनी सुविधा हो गई है कि ऑनलाइन आपके अकाउंट से डेबिट होता रहता है। ईसीएस फैसिलिटीज भी बहुत इजीली मौजूद हैं। आप एक बार अगर क्रॉस चेक, कैंसिल चेक भी दे दें तो आपके साल भर तक, 2 साल 3 साल तक ऑटोमेटिकली डेबिट होता है। सो लॉजिस्टिकली, एक्सरसाइज वाइज बहुत सिंपल हो गया है ओवर द पीरियड। सो आई थिंक इट्स गुड टू स्टार्ट दिवाली। तो हेमंत जी, जैसे कि आपने चर्चा में कहा कि म्यूचुअल फंड में कई तरह के फंड हैं जिनके जरिए आप अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। आपके लक्ष्य बस आपको पता होने चाहिए। तो किस तरह के फंड्स हैं म्यूचुअल फंड में जिसमें एक निवेशक निवेश कर सकता है? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि 3 जो मेजर एसेट क्लासेस हैं, फाइनेंशियल एसेट क्लास और गोल्ड मिला के 3 एसेट क्लासेस में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इक्विटी में, डेट में और गोल्ड में। इक्विटी, जैसा कि हम जानते हैं, एक रिस्की एसेट क्लास है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स को जब आप शुरुआत करते हैं तो सही तरह का फंड लें, क्योंकि इक्विटी रिस्की है। आपको अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा रिस्की बनाने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर आपके बहुत सारी ऑप्शंस हैं। जैसे इंडेक्स फंड है, ये वो फंड है जो इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। यानी अगर मान लीजिए कोई फंड है जो BSE 30 को ट्रैक कर रहा है, तो उन्हीं स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा जो 30 स्टॉक्स उस इंडेक्स में है। उनकी जो प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जो उतनी वेटेज है, उसके हिसाब से होगी। उसके बाद डाइवर्सिफाइड फंड है, यानी ऐसे भी फंड हैं जो डिफरेंट सेगमेंट्स, मार्केट में जो डिफरेंट सेगमेंट्स उनमें इन्वेस्ट करते हैं। प्योर लार्ज कैप फंड रहेंगे, प्योर मिड कैप फंड रहेंगे, स्मॉल कैप फंड रहेंगे, डाइवर्सिफाइड फंड जैसे मल्टी कैप फंड रहेंगे। और अगर आपको थोड़े एग्रेसिव फंड चाहिए तो आपके पास थीमेटिक फंड्स हैं जो एक थीम को फॉलो करते हैं, सेक्टर फंड्स हैं जो एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, स्पेशलिटी फंड्स हैं, बहुत सारी ऑप्शंस हैं जहां तक इक्विटी का सवाल है। लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो पहले आपका जो कंफर्ट लेवल है इक्विटी से, वो आपको बढ़ाना है, क्योंकि आप इक्विटी से फेमिलियर नहीं है, क्योंकि वो एग्रेसिव है। आपको पोर्टफोलियो बहुत एग्रेसिव ना बनाए, तो वेल डाइवर्सिफाइड फंड से शुरू करें, वो भी वो फंड जहां पे ज्यादा पैसा जो है लार्ज कैप कंपनी में जाए, क्योंकि ये कंपनी जो है लंबे समय तक आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये अच्छी करेंगी। तो ये तो हो गया इक्विटी का। अगर हम डेट की बात करें, डेट में सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपका टाइम होराइजन 3 दिन का हो या अगर 3 साल या 30 साल का भी हो, किस भी तरह की ऑप्शन आपको चाहिए यहां पे मिलेगी। जैसे लिक्विड फंड होते हैं, 3 महीने का अगर आपका नजरिया है 3 महीने तक, तो आप लिक्विड फंड में जाइए। 3 से 6 महीने का तो आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म इनकम फंड में जाइए। 6 से 12 महीने या 15 महीने तो आप शॉर्ट टर्म इनकम में जाइए। उसके ज्यादा है, अगर इंटरेस्ट रेट नीचे गिर रहे हैं तो आप इनकम फंड में जाइए। या इनकम फंड में भी आपको डिफरेंट वैरायटी मिलेंगी। ऐसे फंड हैं जो ड्यूरेशन फंड देखते हैं, ऐसे फंड हैं जो एक्रूअल फंड देखते हैं। अलग अलग तरह के फंड मिलेंगे आपको। और एक फिक्स मैच्योरिटी प्लान होती है जो एक बैंक के फिक्स डिपॉजिट के जैसी है। उसमें क्या होता है, जैसे बैंक फिक्स डिपॉजिट में फिक्स ड्यूरेशन है, वैसे यहां पे भी फिक्स ड्यूरेशन है। लेकिन क्योंकि म्यूचुअल फंड जो है काफी टैक्स एफिशिएंट है कंपेयर टू बैंक एफडी, आपके जो पोस्ट टैक्स रिटर्न है वो बहुत ज्यादा है। जैसे मान लीजिए अगर कोई इन्वेस्टर 30% टैक्स ब्रैकेट में है, अगर आपको 10% भी रिटर्न मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है बैंक से, तो पोस्ट टैक्स आपका सिर्फ 7% रहेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको सिर्फ 10% देना, तो काफी टैक्स एफिशिएंट है और बहुत सारी ऑप्शंस है। आपको जो भी आपका टाइम होराइजन हो, आप उस हिसाब से फंड को चुन सकते हैं। आपको देखनी है यहाँ पे और अपना टाइम होराइजन, अपनी प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे निवेश की शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई निवेश की शुरुआत कर रहा हो फिरोज, तो बहुत जरूरी है एक फाइनेंशियल प्लानर को यहाँ पे कंसल्ट कर लेना, उनसे सलाह मशवरा ले लेना। तो क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए जब आप एक फाइनेंशियल प्लानर को चुनते हैं? फाइनेंशियल प्लानिंग का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो आपको इम्पैक्ट दिखा पाता है कि आपका फाइनेंशियल स्ट्रेटजी क्या होगी। आप जो है, आप फॉर एग्जांपल जैसे हेमंत जी ने कहा कि अगर 10% की आप एफडी लेते हैं तो उस पर टैक्स भर के आप 7% रहते हैं, राइट। बट क्योंकि म्यूचुअल फंड बहुत टैक्स एफिशिएंट होते हैं, जैसे इन्होंने कहा फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान, तो इसमें एक आम निवेशक कहता है कि 3%, 2% में क्या फर्क पड़ जाएगा। मैं आपको उदाहरण के तौर पे एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं, अगर आप एफडी करें, अगर 10-15 साल तक 15 साल तक एफडी करें, ये आपके 10,000 रुपए सिर्फ 22,000 रुपए होंगे। ओके, अगर आपने इसी को एफएमपी में कर दिया तो ये जो आपके 10,000 रुपए हैं 22,000 ना होके 45,000 तक पहुंच जाएंगे। ये 3% छोटा लगता है, बट ये 3% का इतना ज्यादा इम्पैक्ट है कि 10 के 22 के बदले 10 के 45 हो सकते हैं 15 साल में। सो ये आपको फाइनेंशियल प्लानर आपको फ्यूचर दिखाएगा। सो फाइनेंशियल प्लानर अच्छा चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट क्या होता है कि रिटेल निवेशक फाइनेंशियल प्लानर अफोर्ड काफी बार नहीं कर पाते एज अ स्टार्टअप। जैसे अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप पहले डेट से स्टार्ट कीजिए, इक्विटी में ग्रेजुएट कीजिए। बट काफी बार ऐसा होता है कि रिटेल निवेशक सबसे रिस्की फंड पहले ले लेते हैं और उनको लगता है कि म्यूचुअल फंड मेरे लिए नहीं बना है, और वो वापस चले जाते हैं, वापस कभी इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि आपकी जो स्टार्टिंग चॉइस थी वो गलत थी। सो डेट में चूज करें, एफडी का रिप्लेसमेंट लें, उसको कहते हैं एफएमपी, और आगे बढ़े। और जैसे आपको कंफर्ट बिल्ड होता जाए तो आप रिस्कियर फंड्स में जाएं। डेट फर्स्ट,
उसके बाद मिक्स्ड फंड्स आते हैं, उनको बोलते हैं हाइब्रिड फंड्स। फिर उसके बाद आप इक्विटी में ग्रेजुएट करें। जब आपका पोर्टफोलियो बड़ा हो जाए और आपको लगे कि फाइनेंशियल प्लानर को लेने की जरूरत है तो अच्छा प्लानर चूज करें, उसके लिए पे करें। थोड़ा क्वालिटी कभी भी फ्री में नहीं आती, थोड़ा सा पे करें तो आपको अच्छी अनबायस्ड एडवाइस जरूर मिलेगी। और उससे पहले यहाँ पे निवेश की शुरुआत करने से पहले अपने गोल्स आपको निर्धारित कर लेना चाहिए, बहुत जरूरी होता है वो। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि अपने किस गोल के लिए आपको किस तरह की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, किस तरह का निवेश करना चाहिए, ये जानेंगे इस ब्रेक के बाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका योर मनी दिवाली स्पेशल में। आज इस खास चर्चा में मेरे साथ हैं वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स की सीईओ हेमंत सुस्तिकी और आनंद राठी फाइनेंशियल सर्विसेज के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के डायरेक्टर और हेड फिरोज अजीज। तो यहाँ पे हमने म्यूचुअल फंड में निवेश की शुरुआत तो कर दी है, लेकिन अब बारी आती है एसेट एलोकेशन की। तो हेमंत जी, एसेट एलोकेशन किस तरह से करना चाहिए और होता क्या है ये एसेट एलोकेशन? देखिए, एसेट एलोकेशन किसी भी इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, ज्यादातर इन्वेस्टर गलती क्या करते हैं कि सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पे पहुंच जाते हैं। किसी ने कहा इक्विटी में डाल दीजिए, अच्छा पैसा मिलेगा, वहां पे डाल दिया। किसी ने कहा डेट में डाल दीजिए, वहां पे अच्छा मिलेगा। वो बिल्कुल गलत है। उससे होता क्या है, या तो अपना पोर्टफोलियो आप कभी बहुत ज्यादा अग्रेसिव बना देंगे। अगर मार्केट अच्छी करे तो देखेंगे सारा पैसा जो आपका इक्विटी में चला गया। अगर मार्केट अच्छा नहीं कर रही है, स्टॉक मार्केट, और डेट अच्छा करे तो सारा पैसा आपका डेट में चला गया। एसेट एलोकेशन एक प्रोसेस है जहां पे आप डिसाइड करते हैं कि आपका पैसा डिफरेंट एसेट क्लासेज यानी इक्विटी, डेट और गोल्ड में कितना जाना चाहिए। उसके लिए एक्चुअली एक थंब रूल है, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन थंब रूल हर एक को इन्वेस्टर को वो ऑब्वियसली अप्लाई नहीं करता कि जितनी आपकी एज है बेसिकली उतना आप डेट में डालिए, बाकी इक्विटी में डालिए। अच्छा। तो अगर 100 में से आप अपनी एज को निकाल देंगे, उतना डेट हो गया, बाकी इक्विटी में चला गया। ये आपका थंब रूल है। लेकिन जैसा मैंने कहा, थंब रूल जो है हर इन्वेस्टर को अप्लाई नहीं करता है। बहुत जरूरी है कि आप अपनी पर्सनल सिचुएशन को समझें, आपके गोल्स को समझें। अगर हम किसी इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दो बड़े रिस्क होते हैं। एक होता है लॉस ऑफ कैपिटल, दूसरा होता है इन्फ्लेशन। ज्यादातर इन्वेस्टर्स जो है खाली कैपिटल लॉस के ऊपर ध्यान देते हैं, इन्फ्लेशन को भूल जाते हैं। तो आपके जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, आप अपने गोल्स को डिफाइन करते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स हो सकते हैं 1 या 2 साल या 3 से 5 साल। शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म जो गोल्स हैं, वहां पे आपका रुझाव जो है ज्यादा डेट ऑप्शंस पे होना चाहिए। जैसे हमने पहले बात की शो में, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास डेट के अंदर। जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, वहां पे बड़ा रिस्क है आपका इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपको इक्विटी ऐसी एसेट क्लास में देखना है। तो जैसे ही आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन किया, अपने टाइम होराइजन को डिफाइन किया, वैसे ही आपको सोल्यूशन मिला कि किस तरह की आपको एसेट एलोकेशन करनी है। गोल्ड, जैसा हम आगे बात करने वाले हैं शो में, गोल्ड भी एक इंपॉर्टेंट एलोकेशन है। जो भी आपके ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से आप उनको एलोकेशन कीजिए। तो मैंने जैसे कहा, की फैक्टर है आपके टाइम होराइजन और गोल्स, वही आपको बताएंगे कितना एलोकेशन आपका डेट और इक्विटी में होना चाहिए। उसके अंदर फिर आप जाके डिसाइड करिए कि कैसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करना है। जैसे टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को देखिए, जहां पे म्यूचुअल फंड जो है बाकी ऑप्शन से बहुत ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल। तो यहाँ पे हम लोग गोल्स पर ही थोड़ा सा इलैबोरेट करते हैं फिरोज। अब लोगों के गोल्स होते हैं कि घर खरीदना है, जैसे कि वो शॉर्ट टर्म गोल हो गया है, फिर बच्चों की पढ़ाई लिखाई, रिटायरमेंट, जो कि ये लॉन्ग टर्म गोल्स हो गए हैं। तो इन पर किस तरह से, इनके लिए किस तरह से निवेश की रणनीति बनानी चाहिए? हाँ, गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी एसेट एलोकेशन प्लान करने में और आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी प्लान करने में। जब आप अगर अपनी गोल्स देखते हैं, अपने गोल्स को क्लासिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई करें। डियर टू लाइफ, जैसे मैं कहता हूं कि डियर टू लाइफ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके के बगैर आपकी लाइफ स्मूथली नहीं चल सकती, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट गोल्स होते हैं, उनको एक बास्केट में डाल दें। और दूसरे जो होते हैं, जो गुड टू हैव गोल्स होते हैं, जैसे आपको फॉरेन ट्रैवल करना है, वर्ल्ड टूर करना है, सो वो अगर नहीं भी हो तो आपकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो लिविंग स्टाइल है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो अब अगर किसी के डियर टू लाइफ ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज्यादा हैं, तो उनकी जो स्ट्रेटेजी एसेट एलोकेशन होनी चाहिए वो थोड़ी कम रिस्क की होनी चाहिए, क्योंकि आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि अगर वो गोल मीट नहीं हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। सो एसेट एलोकेशन रिस्क मिटिगेट करता है। जैसे
और गोल्स आपका एसेट एलोकेशन डिटरमाइन करते हैं। जैसे हेमंत जी ने कहा, एज एक फैक्टर है जो आपका एसेट एलोकेशन डिसाइड कर सकती है। गोल्स बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर और एक है जो आपका एसेट एलोकेशन डिसाइड करेगा। बट ज्यादातर क्या होता है कि रिटेल निवेशक इसी सवाल में फंस जाते हैं कि मैं फंड कौन सा खरीदूं और कब खरीदूं, बिल्कुल, और ये सही निवेश टाइम है कि नहीं है, इक्विटी में अभी जाऊं या 2 साल बाद जाऊं। बहुत सारे ऐसे सर्वे हैं जो कहते हैं कि एसेट एलोकेशन पे आपकी जो रिटर्न है वो बहुत ज्यादा निर्धारित होगी, और ये जो आपने कौन सी स्कीम खरीदी उस पर कम डिपेंडेंट होगी। 90% आपका जो रिटर्न का जो फुलफिलमेंट होगा वो निर्धारित होगा, 90% निर्धारित होगा एसेट एलोकेशन पे। तो इस पे टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हेमंत जी, डायरेक्ट प्लान्स के बारे में आपसे समझना चाहेंगे, किस तरह डायरेक्ट प्लान्स के जरिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सेबी ने जो डायरेक्ट प्लान इंट्रोड्यूस किया है वो इसलिए किया है कि वो चाहते हैं कि जो इन्वेस्टर खुद अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं, खुद अपनी इन्वेस्टमेंट को मॉनिटर कर सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो को देख सकते हैं, उनके पास एक ऐसी ऑप्शन होनी चाहिए, क्योंकि वो किसी की सलाह नहीं ले रहे हैं तो उनकी जो कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए। पहले ऐसा नहीं था। डायरेक्ट प्लान आने के बाद क्लियरली 2 अलग एनएवी आती है, डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान। तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आप डायरेक्ट प्लान के थ्रू जाते हैं तो आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि जब आप डायरेक्ट प्लान में जाते हैं, कोई आपको गाइड नहीं कर रहा है, अगर आपके पास उतनी नॉलेज नहीं है, अगर आपके पास उतना समय नहीं है कि अपने पोर्टफोलियो को ठीक से मॉनिटर कर पाए, तो मुझे लगता है कभी कभी 1% बचाना या ½ % बचाना काफी महंगा पड़ सकता है। तो पहले तो हर इन्वेस्टर को ये देखना है कि मुझ में कितनी कैपेबिलिटी है करने के लिए। जहां तक इन्वेस्ट करने का सवाल है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप मान लीजिए एक फिजिकल फॉर्म भी भरते हैं या ऑनलाइन भी करते हैं तो वहां पे डायरेक्ट ऑप्शन है आपके पास, वो कर देंगे। आपको वो जो एक्सपेंसेस जो हैं जो कम लगते हैं आपको वो लगेंगे। जनरली जो डिफरेंस रहेगा डायरेक्ट प्लान रेगुलर प्लान में वो करीब ½ % या 60 बेसिस पॉइंट तक रहेगा। उतनी बचत आपको होगी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ऑब्वियसली ये अमाउंट बड़ा हो सकता है, लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर आपकी सिलेक्शन सही नहीं है, आपकी अगर मॉनिटरिंग सही नहीं है, तो वो आपको काफी महंगा पड़ सकता है। बिल्कुल, कोई ब्रोकर ना हो, कोई फाइनेंशियल हेल्प ना, कोई प्रोफेशनल हेल्प ना हो, तो डायरेक्ट प्लान्स में निवेश करना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन अब हम लौटते हैं एसेट एलोकेशन के बारे में और बात करेंगे। लेकिन सोने की अगर हम बात करें, एसेट एलोकेशन में सोने का क्या महत्व है और सोने में निवेश करना करंट सिनेरियो में कितना जरूरी है, ये बात करेंगे हम इस ब्रेक के बाद। और मनी दिवाली स्पेशल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस खास चर्चा में मेरे साथ आज हैं हेमंत सिस्टगी और फिरोज अजीज। तो यहाँ पर हमने बात कर ली आपके पोर्टफोलियो की, एसेट एलोकेशन की। लेकिन अगर सोने की बात करें तो सोना खरीदना भारतीयों के लिए एक आदत है, लेकिन जब बात हो आपके इन्वेस्टमेंट्स की तो सोने में निवेश का कौन सा जरिया अपनाया जाए, इसी पर अब बात करते हैं। तो हेमंत जी, आपके पोर्टफोलियो में सोना होना कितना जरूरी है? देखिए, हमने शो में पहले बात की एसेट एलोकेशन की। एसेट एलोकेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट रूल जो हर इन्वेस्टर को समझना चाहिए, उन एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कीजिए जहां पे नेगेटिव कोरिलेशन हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम गोल्ड की बात करें, जैसे इक्विटी मार्केट जब अच्छा करती है तो जनरली आप देखेंगे गोल्ड की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जब इकोनॉमीज में प्रॉब्लम हो, स्लो डाउन हो, तो गोल्ड काफी अच्छा करता है। तो एक तो नेगेटिव कोरिलेशन की वजह से आपके पोर्टफोलियो को जो सही बैलेंस मिलना चाहिए रिस्क और रिवॉर्ड का, वो आपको मिलता है। तो मुझे लगता है हर पोर्टफोलियो में सोने का जो होना बहुत जरूरी है। अब जहां तक इन्वेस्ट करने का सवाल है, उसके बहुत सारी आपके पास ऑप्शंस रहती हैं। जैसे आप फिजिकल गोल्ड भी ले सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि फिजिकल गोल्ड आप तभी लें जब आपको सोना जो है पर्सनल कंजम्पशन के लिए लेना हो। अगर इन्वेस्टमेंट के लिए लेना हो तो मुझे लगता है पेपर गोल्ड जो है वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। पेपर गोल्ड की जब हम बात कर रहे हैं, अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो वहां पे 2 ऑप्शन है आपके पास। एक गोल्ड ETF है जो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप खरीद सकते हैं, या गोल्ड सेविंग फंड है जो एक तरह से फंड ऑफ फंड है जो उसी म्यूचुअल फंड के गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करते हैं। तो मुझे लगता है गोल्ड बहुत ही जरूरी है। और जहां तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, अगर आप पेपर गोल्ड लें तो भी अच्छा है, क्योंकि उसमें अगर हम कंपेयर करें फिजिकल गोल्ड और पेपर गोल्ड को तो काफी फायदे हैं यहाँ पे। एक तो अगर हम टैक्स की बात करें तो अगर फिजिकल गोल्ड है तो 3 साल के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनेगा, जबकि यहाँ पे 12 महीने के बाद बनेगा। तो आई थिंक टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू और कन्वीनियंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अच्छा है पेपर गोल्ड। बिल्कुल। फिरोज, धनतेरस है, दिवाली में ऐसे लोग सोना खरीद लेते हैं, भले क्योंकि वो शुभ माना जाता है, कुछ खरीदना होता है, इसीलिए सोना जरूर खरीदा जाता है। तो क्या लिया जाए, गोल्ड ETF या फिजिकल गोल्ड?
एक्चुअली ये ट्रेंड थोड़ा चेंज हो रहा है और लास्ट आप अगर 2-3 साल से देखें तो लोग गोल्ड ईटीएफ को भी धनतेरस में उनकी सेल्स बढ़ती हैं। मेरे हिसाब से अगर आप ईटीएफ लें तो फाइनेंशियल एसेट होता है और अगर फाइनेंशियल एसेट होता है तो आपके टोटल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आ जाता है और ये जो इन्वेस्टमेंट है जो आपको इन्फ्लेशन के अगेंस्ट काफी प्रोटेक्ट करती है क्योंकि ये हिस्टोरिकली इन्फ्लेशन को बीट कर पाई है कंसिस्टेंटली। सो मेरा प्रेफरेंस डेफिनेटली होगा कि ईटीएफ लें क्योंकि आप डेसिमल्स में भी ले सकते हैं, आधा ग्राम भी खरीद सकते हैं, 2 ग्राम भी खरीद सकते हैं या सो गोल्ड और ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत कम होती है। आप खरीद के बेचेंगे अगले दिन तो आपका नुकसान इतना नहीं होगा जो फिजिकल गोल्ड में हमेशा आपका ज्वेलर काफी सारा ट्रांजैक्शन कॉस्ट पकड़ के आपको वापस पैसे देगा। बिल्कुल, और अगर निवेश के लिहाज से सोचा जाए तो गोल्ड फंड भी एक ऑप्शन है जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं, लंबी अवधि के लिए ही सही लेकिन गोल्ड फंड जरूर आप सोच सकते हैं उसमें निवेश करने के बारे में। तो फिलहाल आज की चर्चा में से जो निकल कर आया है वो ये है कि अपने गोल्स निर्धारित कीजिए, अपने गोल्स को एक टाइम होराइजन दीजिए और जल्द से जल्द इस दिवाली पर अपने निवेश की शुरुआत कीजिए। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और योर मनी दिवाली स्पेशल में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।